सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ कॉइलिंग ड्रैगन एंड आई होप कि तुम लोगों ने इससे पहले का जो ब्रेकडाउन वीडियो गाइस उसे देखा होगा, तभी जाके तुम्हें आज के इस वीडियो में मजा आने वाला है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले गाइस एक बार जान लेते हैं कि अब तक की कहानी में हुआ क्या है। तो हुआ कुछ नहीं, लिली यहाँ पे वापस आ जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, अपने जो सीनियर्स है उनसे भी मिलता है, इवन की अपने फैमिली से भी जा मिलता है, जहाँ उसे उसका फादर जब ऐसे हाल में देखता है ना, साथ ही इतने सारे जो मैजिक कोर्स है उनके साथ देखता है, तो वो समझ आता है कि मेरा बेटा किस मुश्किल से गुजरा होगा। और बस यही से आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि बाप बेटे दोनों एक दूसरे के आमने सामने मौजूद थे। बचपन में जैसे आपस में लड़ा करते थे, फाइट करते थे एक नाइट की तरह, बिल्कुल वैसे ही वो आज भी एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं। अब जहाँ इनके बीच तलवारबाजी तो होती है और दूर से सारे लोग ये नजारा देख रहे थे, तभी यहाँ उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि फादर ने कहा था कि जो लॉर्ड हॉग है ना, वो बारुश फैमिली के अब तक के सबसे जेंटलेस्ट मैनेजर रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से आज तक बारुश फैमिली को लीड किया है, इससे पहले शायद ही किसी ने किया होगा। और सच में मैंने आज से पहले उन्हें कभी ऐसे एक्शन लेते हुए नहीं देखा। अब यहाँ पे इनकी फाइटिंग स्किल को देखकर सभी लोग इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, इवन की जो लिली है वो खुद भी हैरान था कि इसका फादर इतने बहादुर वॉरियर है और इतने कमाल की उनकी स्किल्स है, उसे इस बारे में कभी आइडिया भी नहीं था। यहाँ पे इसका फादर कहता है कि क्या हुआ, शॉक है। तभी यहाँ पे कमांडर सभी लोगों से कहता है कि क्या ये पहली बार है जब तुम लोग लॉर्ड हॉक को ऐसे फाइट करता हुआ देख रहे हो। पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तो कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट वो तो मेरी तरह एक लेवल 6 के वॉरियर है। और हाँ, ये तो बस लेवल है, लेकिन अगर मैं उनकी कॉम्बैट एबिलिटी की बात करूँ ना, तो वो मुझसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। अब ये कहते हुए वो उनकी बड़ी तारीफें करता है। लिली यहाँ पे ये सारा नजारा देखकर खुद भी मन में हैरान था। अब लिली तभी अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए अपने फादर के पैर को जकड़ लेता है, जिसके चलते उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और फिर वो वाइंड मैजिक का यूज करते हुए तेजी से फ्लाई करते हुए उनके ऊपर हमला करने जाता है। लेकिन यहाँ पे उसके वेपन का ये अटैक ना बहुत इजीली वो रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुमने अर्न्स एकेडमी में बस इतना ही सीखा है। ये कहते हुए अब वो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड से इसके ऊपर स्ट्राइक करने जाते हैं, लेकिन लिली यहाँ पे वाइंड मैजिक का यूज करते हुए बहुत इजीली उनके हर एक अटैक से डॉज करता है। लेकिन उसका फादर हार नहीं मानता, वो लगातार यहाँ वहाँ उछलते हुए उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन लिली बार बार इन्हें चकमा देता है। अब तभी लिली को अपने फादर का जो बैग है ये ओपन नजर आता है, तो वो उनके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन उसका फादर बहुत इजीली से रोक लेता है। और तभी ये देखकर वो समझ आता है कि मेरे फादर के ना पीछे भी 2 आंखें हैं, भाई मैं कहीं पे भी इनका जो वीक पॉइंट है उसे टारगेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये मौका ही नहीं देते। तभी यहाँ पे दोनों के बीच एक ड्रॉ हो जाता है, क्योंकि दोनों ही अपनी तलवार एक दूसरे के गले के पास ले जाके रोक देते हैं, जिसके चलते अब दोनों ही सेटिस्फाइड थे कि भाई बाप बेटे दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पे लिली की काबिलियत को देख करना उसका फादर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि जो उसने अब तक की 40 साल की जिंदगी में हासिल किया है, उसके बेटे ने तो महज अपने इतने कम उम्र में ही हासिल किया। यहाँ पे वो स्माइल करते हुए अपनी तलवार नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्रेंडली डुअल अब यहाँ पे एंड होता है। सभी लोग उन्हें चीयर करते हैं और उनके लिए तालियां भी बजाते हैं। तभी उसके फादर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लगते हैं कि लिली एक बात याद रखना, तुम हमेशा हमेशा बारुश फैमिली के डिसेंडेंट रहोगे, और एक वॉरियर होना ये तुम्हारे लिए एक ट्रम्प कार्ड है। तो प्लीज अपना खास ख्याल रखना और अपनी जान की हिफाजत करना, क्योंकि तुम ही हमारी उम्मीद हो। और हाँ, चाहे जो हो जाए, जैसी भी सिचुएशन में क्यों ना रहो, कभी भी हार मत मानना, गिव अप मत करना। लिली हाँ में जवाब देता है। अब गाइस थोड़ी देर बाद कम सीन देख पाते हैं, जहाँ पे लिली के हाथ में उसके फादर का वही वेपन था, जैसे कि वो बहुत ही अच्छे से निहार रहा होता। तभी उसका फादर पीछे से आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें याद है, मैंने तुमसे एक बार कहा था कि जो हमारे एंसेस्टर है ना, जो कि बारुश फैमिली के स्ट्रॉन्गेस्ट एंसेस्टर के रूप में भी माने जाते हैं, उनके पास उनका एक वेपन हुआ करता था, जिसपे वो कहने लगता है कि हाँ मैंने उसके बारे में सुना है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक वेपन है कि ये माउंटेन एंड जो रिवर्स होते हैं इन तक को बीच से काट के रख सकती है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जो मेरे पास है यही वो स्वॉर्ड है। जिस पे वो कहने लगते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बस उसकी एक फेक कॉपी है, एक डुप्लीकेट तुम समझ सकते हो, एक ऐसा रेप्लिका जैसे कि उसके क्लोजेस्ट रेप्लिकास में से एक माना जाता है, और इसे उनके बाद में आने वाली जो जनरेशन थी ना बारुश फैमिली के जो बाकी के एंसेस्टर थे, इन लोगों ने ही मिलजुल के बनाया है। जो असली स्लॉटर ब्लेड है वो कहाँ है किसी को नहीं पता। ये सुनकर लिली भी हैरान था और कहता है कि क्या क्या सच में किसी को नहीं पता। जिस उसका फादर कहता है कि हजारों सालों से हमारी जो फैमिली की ब्लड लाइन है वो बार बार डिक्लाइन करते हुए बहुत हद तक गिर चुकी है, इवन कि हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसी के चलते एक पागल जो हमारे पैट्रियार्क थे उन्होंने इसे बेच दिया, और जिसके बाद से वो स्वॉर्ड कहाँ है, किसके पास है, कहाँ किसके चक्कर काट रही है, किसी को इसके बारे में कोई अता पता नहीं। लेकिन लिली इस वक्त मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम सच में आगे चलकर एक ग्रेट वॉरियर बनना चाहते हो और फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, जिसके बाद तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि तुम इस फिनलैंड किंगडम के नंबर 1 वॉरियर बन जाओगे, और जिसके बाद तुम हमारी फैमिली को भी लीड कर सकते हो। शायद तुम्हें मौका भी मिल जाए कि तुम उस स्वॉर्ड को ढूंढ पाओ, जिसके बाद तो तुम केपेबल भी हो जाओगे कि तुम हमारी फैमिली की जो इनहेरिटेड ट्रेजर्स है ना उस तक को भी हासिल कर पाओ। शायद हमारी फैमिली के ऊपर ये जो धब्बा लगा हुआ है ना, तुम इसे भी मिटा सकते हो, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है तुम पे। लेकिन अगर तुम उस स्वॉर्ड को वापस नहीं ला पाए ना, तो फिर मुझे इतना पता है कि मेरे मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि मैं मर भी जाऊँ ना तो भी मैं
है, हमारे जो एंसेस्टर है जो कि बारुश फैमिली के लिए जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया, जिनकी वो स्वॉर्ड थी, मैं उनसे कभी नजरें मिला ही नहीं पाऊंगा। सच में मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। ये जो धब्बा लगा है ना हमारी बारुश फैमिली और ब्लड लाइन के ऊपर, मुझे इसे हर हाल में मिटाना है और मैं अपनी जीते जी इस काम को होते हुए देखना चाहता हूँ। अब उसके फादर की ये सारी बातें सुनकर ना लिली थोड़ा सा ना भावुक सा हो जाता है और वो थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि फादर चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, मैं अपना पूरा जी जान लगा दूंगा और मेरा वादा है आपसे कि आने वाले 10 साल के अंदर अंदर मैं उस स्लॉटर ब्लेड को हर हाल में हमारे फैमिली के पास वापस ला के रहूंगा। आप खुद देख लीजिएगा, 10 साल, बस मुझे 10 साल दे दीजिए। अब उसकी बात सुनकर उसका फादर थोड़ा सा यहाँ सोचने लगता है और फिर उसकी तरफ देखकर कहने लगता है कि मेरे बच्चे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी जान को खतरे में मत डालना। और हाँ, मुझे खुशी होगी कि अगर तुम अपने फादर के साथ यहाँ थोड़े दिन और रुको, यहाँ अपने घर अपने पिता के साथ। जिसमें लिली कहने लगता है कि पर फादर, मुझे तो काफी दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट मैं आधे महीने से ज्यादा वक्त के लिए यहाँ रुक चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा देर रुक सकता हूँ, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द एकेडमी वापस जाना होगा। वहाँ पर जाकर मुझे प्रैक्टिस करनी है, मेरी जो क्लासेस है मुझे उन्हें भी अटेंड करना है, इसलिए मैं नहीं रुक सकता, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये कहते हुए वो उस ब्लेड को उन्हें दे देता है और यहाँ से चला जाता है। अब गाइस, रात का सीन हो चुका था जहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो कमांडर है उसे यहाँ पे जो लिली का फादर है वो समन करता है। अब यहाँ इतनी रात को जब उसे बुलाया जाता है ना, तो वो आते साथ ही कहने लगता है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना, आपने इतनी रात को मुझे समन किया। इसमें लिली का फादर कहने लगता है कि हाँ, काम ही ऐसा कुछ है कि मुझे आधी रात को तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा, और कहता है कि मैं बस तुम्हें ये सारी चीजें देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही वो इतने सारे क्रिस्टल्स को देखता है ना, मैजिक क्रिस्टल, तो भाई इसके मतलब होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतने सारे जो मैजिकल क्रिस्टल कोर्स है ना, ये उसने आज तक नहीं देखा था, वो भी इतने सारे एक साथ एक जगह पर। तभी वो कहता है कि क्या सच में इनसे तो फिर हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जिस पे वो बताने लगते हैं कि हाँ, इसके जरिए से मैं चाहता हूँ कि तुम वार्टन की जो ट्यूशन फी है उसमें थोड़ा उसकी हेल्प करो। इससे हमारे किंगडम का तो भला नहीं होगा, लेकिन हमारे कुछ हालात अच्छे हो सकते हैं और साथ ही हम कुछ लोगों की मदद भी कर सकते हैं, और जो फैमिली के एक्सपेंसेस है उसमें भी काफी राहत हो जाएगी। ये कहते हुए वो उसके पास जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहने लगता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि अब से तुम लिली और वार्टन इन दोनों का ख्याल रखो, मैं इनकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पे सौंपता हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगते हैं। जो सुनकर इसके होश उड़ चुके थे कि आखिर ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, ये तो तभी कहते हैं जब या तो ये कैसल छोड़ के जा रहे हो किसी मिशन को अंजाम देने के लिए जिससे वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं, पर यहाँ इस वक्त तो कोई भी मिशन नहीं है। तो वो हैरानी के साथ कहता है कि पर क्यों, प्लीज मुझे बताइए। अब ये सुनकर लिली का फादर रुक जाता है और लंबी सांस लेते हुए कहने लगता है कि बीते सालों में मैं हमेशा बस लिली के बारे में सोचता आया था कि आखिर वो क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन अब मुझे असली सवाल का जवाब चाहिए। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे पता लगाना होगा कि आखिर वो रियल मर्डरर कौन था उस वक्त, मुझे लीना के कातिल का पता लगाना ही होगा। मैं अपने बेटे को अपनी माँ की मौत का बदला दिला के रहूंगा, मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकता, मुझे हर हाल में उसका पता लगाना ही होगा। ये कहते हुए वो अपनी मुट्ठी को टाइट करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ, मैं ही सिर्फ ये काम अंजाम दे सकता हूँ। और फिर वो कहने लगता है कि हिलमैन, उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी इस इच्छा को पूरा जरूर करोगे और मेरे बाद मेरे बेटों का ख्याल जरूर रखोगे। अब तभी यहाँ से वो चले जाते हैं। अब गाइस सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम लिली को देख पाते हैं जो कि अभी भी उसी तलवार के बारे में रिसर्च कर रहा था, यानी कि वही जो स्लॉटर ब्लेड है उसके बारे में रिसर्च कर रहा था। यहाँ पे जो उसका सेकंड ब्रदर है वो भी मौजूद था और उसकी बातें सुन रहा था। और लिली कहने लगता है जिस स्वॉर्ड की बात फादर कर रहे थे ये तो न जाने कितने कितने सदियों से मिला ही नहीं, और सच में मुझे तो अब शक हो रहा है कि क्या ये यहाँ हमारे इस होली अलायंस में मौजूद भी होगा या नहीं, या फिर इससे बाहर कहीं और मौजूद होगा, क्योंकि जब इसे बेचा गया था तो इस बात को काफी अरसा बीत चुका है। लेकिन फिर भी मैं फादर के लिए इस चीज को ढूंढ के रहूंगा और मैं एक बार तो अपना हाथ जरूर आजमाऊंगा। और यहाँ पे वो उसे दिलासा दिलाता है और कहता है कि अरे तुमने कहा और समझो काम हो गया, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो, क्योंकि अगर ये इस कॉन्टिनेंट की दूसरी छोर में भी पहुंच चुका होगा ना, तो भी तुम्हारे लिए तुम्हारा ये भाई ना इस हद तक जाएगा और उसे लेके ही आएगा। अब यहाँ पर लिली उसकी बातें सुन रहा था, तभी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि पर लिली एक बात याद रखना, जिस हिसाब से तुमने मुझे मेंशन किया है और जिस हिसाब से तुमने बताया है कि ये इतनी ज्यादा कमाल की स्वॉर्ड है, तो ये जो स्वॉर्ड ब्लेड है ना, ये असल में ड्रैगन ब्लड वॉरियर के जो फर्स्ट जनरेशन के लेजेंडरी वेपन है ना उनमें से एक है, और या फिर मैं यही कहूँ कि इकलौता लेजेंडरी वेपन। जिस भी कलेक्टर के पास इतना लेजेंडरी वेपन होगा, तुम्हें लगता है कि वो इतनी आसानी से इसे जाने देगा? बिल्कुल भी नहीं, वो हर हद तक जाएगा। और चिंता मत करो, मैं भी अपने हर हद तक जाऊंगा, लेकिन तुम्हें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना होगा। जिसपे लिली कहता है कि पर कैसी सिचुएशन, जिसपे वो कहने लगता है कि कुछ भी हो सकता है, शायद पैसा, ताकत, कुछ भी, यहाँ तक कि स्टेटस भी, मतलब कि तुम्हारे अच्छे खासे कनेक्शन होने चाहिए, क्योंकि पैसा हर चीज खरीद नहीं सकता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो लेजेंडरी स्वॉर्ड है उसे वापस लाने के लिए हमें इन तीनों की जरूरत पड़े। लिली यहाँ पे सोच में डूब चुका था और वो जानता है कि अपने फादर के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिली प्रैक्टिस करते हुए यहाँ से निकल रहा था। तो यहाँ पे जो मास्टर दाओ हेरिंग है ना, वो कहने लगता है कि लड़के एक बात बताओ, तुम तो बहुत दिनों से यार प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जा रहे हो, यहाँ तक कि तुम खाना
भी ठीक से खा नहीं रहे हो तो एक बात बताओ, अगर थोड़ा सा खा लोगे तो एक दिन में मोटे थोड़ी हो जाओगे। तभी यहाँ पे चलते चलते वो यहाँ पर जो एलिस है ना उसके घर के पास आ जाता है, जहाँ उसका खूबसूरत बालकनी मौजूद था और यहाँ चारों तरफ जो एलिस फ्लावर्स के पेटल है वो सभी हवा में उड़ रहे थे। अब यहाँ वो एलिस के बालकनी की ओर देखने लगता है। तभी मास्टर दाओ हियरिंग कहने लगते कि अरे ये तो वही जगह है ना जहाँ पर वो लड़की, क्या नाम था उस बच्ची का, हाँ एलिस, ये उसी का घर है ना। तभी उसके बालकनी में उसे एक रिबन में बंधा हुआ एक नोट नजर आता है, यानी कि एक लेटर था। अब लिनली वाइंड मैजिक का यूज करते हुए उसे अपने पास ले आता है। अब यहाँ मास्टर दाओ हियरिंग ऊपर से नीचे तक लिनली को देखने लगते हैं, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कोई रिएक्शन देता ही नहीं है। तभी वो अपने रूम में चला जाता है और यहाँ पे जाके शांति से जब उस लेटर को ओपन करता है तो एलिस ने कहा था कि हम दोनों डिफरेंट अकेडमी से बिलोंग करते हैं, हमारे हॉलीडेज भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं और जो कि अलग अलग डेट पे पड़ते हैं, जिसका मतलब ऐसे में हमारा मिल पाना मुश्किल है। अब तभी हम एलिस को भी देखते हैं जहाँ उसके बालकनी में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था और जैसे ही वो उसे देखती है वो समझ आती है कि लिनली ने उसके लिए रखा है। जिसके बाद जैसे वो उसे ओपन करती है ना तो यहाँ पे लिनली का वाइंड मैजिक काम करना शुरू कर देता है, आसपास काफी सारे फ्लावर पेटल्स को वो उड़ाने लगता है। अब ये देखकर एलिस को लिनली की याद आती है और वहीं दूसरी तरफ लिनली भी मन में कहता है कि जब जब मैं उसके लेटर को देखता हूँ ना तो मुझे अंदर से काफी खुशी मिलती है, उसकी आवाज सुनना, उससे मिलना मुझे बहुत पसंद है। अब ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि ऐसे इनके बीच लेटर्स और गिफ्ट्स के जरिए से ना बातचीत होने लगती है। और एक दिन जब उसके बालकनी से उसका लेटर लेते हुए यहाँ से जा रहा था, लेकिन उस लेटर को हाथ में थामते हुए वो मन में कहने लगता है कि जब जब मैं उसको सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि जितना भी बोझ है मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में, वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है। अब वो अपने रूम में वापस आता है, उस लेटर को ओपन करता है और उसमें लिखी हर एक बात को पढ़ता है जो भी एलिस ने उससे और उन दोनों के रिलेटेड लिखी थी। तभी यहाँ पे बेबी आ जाता है और वो भी पढ़ने की कोशिश करता है और कहता है कि बहुत जरा देखो तो उसने ऑलरेडी तुम्हारा नाम मेंशन करना शुरू कर दिया है, मतलब तुम्हारे प्यार में वो पड़ चुकी है। जिसमें लिली उससे ना मुंह फेर लेता है और कहता है कि आखिर तुम्हें इस बारे में क्या पता, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। जिस पे वो उसके कंधे पे चढ़ जाता है और कहने लगता है कि आए हाय जरा देखो तो, चेहरे से खुशी छुपा ही नहीं छुप रही। अब ये मत कहना कि तुम डर रहे हो कि कहीं उसे तुमसे प्यार ना हो जाए या फिर तुम्हें उससे प्यार ना हो जाए। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस पे वो कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो ठीक है। अब ऐसे ही अगले दिन वो सीधा उससे मिलने पहुंच जाता है, जहाँ बालकनी के पास खड़े होकर वो उसके इंतजार कर रहा था। तभी यहाँ पे उसका फादर उसे चिल्लाता है और कहता है कि आखिर तुम क्यों ये फालतू का झंझट लेके बैठी हो, आखिर तुम्हें क्यों पढ़ना है, तुम्हें पता भी है तुम्हारी ट्यूशन फी आखिर कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, हाँ तुम्हें कोई आइडिया भी है। ये कहते हुए वो उसे एक लगाता है। अब यहाँ बेचारी एलिस रोते हुए सीधा अपने बालकनी में आ जाती है और यहाँ पर अपने चेहरे को छिपाकर रोना शुरू कर देती है। अब यहाँ ये सारा नजारा देखकर लिली सीधा इसके पास पहुंच जाता है। यहाँ पर लिली को देखकर वो खुद भी हैरान थी, लेकिन उसे देखकर उसे और बुरा लगता है कि आखिर उसने मुझे ऐसी सिचुएशन में क्यों देखा। और यहाँ पे रोने लगती है तो लिली उसके पास जाके बैठ जाता है और उसे वो भरोसा दिलाता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और प्लीज रोना बंद करो। अब उसे खुश करने के लिए लिली अपने पास से एक फ्लावर निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे दे पाता उसके हाथ से वो गिरने लगता है। अब यहाँ वो काफी ज्यादा नर्वस था, ये देखकर एलिस को हंसी आ जाती है। जिसके बाद लिली उसे हंसता हुआ देखकर ये फूल उसे देता है। तभी वो बताने लगते हैं कि असल में मेरे पिता को ना जुए और नशा की बहुत बुरी लत लग चुकी है। जब माँ हमारे साथ थी तब भी वो ऐसे ही थे, जिसके चलते माँ को गुस्सा आ गया और हमारी मदर हमें छोड़ के चली गई, जिसके बाद से वो और ज्यादा पागल हो चुका है और इन सब में और ज्यादा डूब गया। जिसके बाद लिली उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। अब वो उसका हाथ पकड़ के खड़ी होती है और बताती है कि शायद आज भी फादर हार गए होंगे, इसी के चलते वो मुझ पे अपना गुस्सा उतार रहे हैं। अब तभी ये लोग थोड़ी देर वक्त बिताते हैं और ये दोनों एक दूसरे से काफी बातचीत करते हैं। इस दौरान लिली बताने लगता है कि जब मैं बहुत छोटा था ना, बहुत छोटा, तब मेरी माँ मेरे भाई का जन्म देने के बाद बहुत ज्यादा कमजोर हो गई और इस दौरान उनकी मौत भी हो गई। उसके बाद से फादर भी मुझ पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया जैसा तुम्हारे फादर करते हैं। लेकिन तब से लेकर आज तक उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा और बहुत कम ही ऐसा वक्त आया है जब मैंने मेरे पिता को मुस्कुराते हुए देखा है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो चाहे मेरे सामने जितना भी टफ बनने की कोशिश कर ले, लेकिन दिलो जान से वो मुझे आज भी उतना ही प्यार करते हैं। अब तभी उसकी बात सुनकर जो एलिस है वो उससे कहने लगती है कि लिली, क्या तुम मुझे अपनी अर्न्स एकेडमी की लाइफस्टाइल के बारे में बता सकते हो? मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, मुझे जानना है कि आखिर तुम वहाँ पे कैसे रहते हो। ये सुनकर लिली कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब यहाँ से इनकी कहानी शुरू होती है और ऐसे ही करते करते उन दोनों को काफी वक्त हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। लेकिन तभी इनकी आंख लग चुकी थी। अब अचानक से लिली की आंख खुलती है तो वो जैसे ही अपनी नजर फेरता है तो यहाँ एलिस उसके कंधे पे सो रही थी। अचानक से इसे भी होश आता है और यहाँ इस वक्त तक दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। तभी लिली से वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ टाउन घूमने चलोगे? ये कहते हुए वो थोड़ी शर्माती है। अब ये दोनों आधी रात को टाउन घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ अभी भी सड़कों पर लोग नजर आ रहे थे। और चलते चलते लिली से थोड़ा आगे जाकर एलिस मन में काफी सारी चीजें फील करती है, जिसके बाद वो लिली से सवाल करती है और कहती है कि क्या तुम्हें स्नोफॉल पसंद है? जिस पे लिली हैरान था। वो बताने लगते हैं कि हाँ, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा स्नो पसंद है, क्योंकि ये काफी ज्यादा खूबसूरत होने के साथ
साथ साथ बहुत ज्यादा प्योर भी है। ये कहते हुए वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स है ना, उनका कहना है कि आज रात यहाँ पे स्नोफॉल हो सकती है। पर तभी वो उदास हो जाती है और कहने लगती है कि जैसा हम प्लान करते हैं और जैसा हम सोचते हैं जरूरी थोड़ी है कि हर चीज वैसे ही हो। तभी वो बताने लगती है कि जब मैं छोटी थी मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया और अब मेरा फादर जो कि मुझसे तंग आ चुका है। मेरी जिंदगी में जितने भी आज तक लोग आए ना, उन्होंने मुझे बस यही दिखाया है कि आज तक मैं तो किसी के लिए भी मैटर नहीं करती, ना मेरी फीलिंग्स ना कुछ और। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आज यहाँ पे स्नोफॉल होगा, है ना। अब यहाँ पे वो थोड़ी उदास थी। तभी लिली कुछ सोचता है और अगले ही पल यहाँ पे चारों तरफ बर्फबारी होने लगती है। तभी लिली उससे कहता है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हम किसी भी मोमेंट किसी भी लम्हे को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब तभी वो जैसे इसकी तरफ मुड़ती है तो वो वहाँ पे जो वाइन फॉर्मेशन है उसको देख लेती है, जो कि धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है और वो समझ आती है कि ये सब कुछ लिली का ही किया धरा है। अब यहाँ पे ये चीज उसके दिल को इतनी ज्यादा छू जाती है कि वो इमोशनल हो जाती है और बर्फ को ऐसे हाथ से ना ऐसे पकड़ते हुए कहने लगती है कि लिली एक बात बताओ, क्या तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। जिस पर लिली हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर एलिस सीधा उसके गले से लिपट जाती है, जिसके बाद ये दोनों किस करते हैं और दोनों ही फिर साथ में थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के साथ इनकी जिंदगी में भाई प्यार ने दस्तक दे दिया था और अब इनकी जिंदगी एक दूसरे के ख्यालों में ज्यादा गुजरने लगती है। लिली अपनी क्लासेस में भी एलिस को ही याद करता है और एलिस के भेजे गए लेटर्स ना वो हमेशा अपनी किताबों के बीच में रखा करता था। साथ में हमेशा अपने पास एक एलिस फ्लावर भी रखता था, जो कि उसे हमेशा उसकी याद दिलाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एलिस और लिली दोनों पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। दोनों अपनी स्टडीज भी बहुत ही अच्छे से कर रहे थे और इस दौरान लिली जब भी प्रैक्टिस करता है या अपने दोस्तों के साथ होता ना, तो उसे एलिस की कमी हमेशा फील होती है। लेकिन जब वो थोड़ा थक जाता तो यहाँ एलिस फ्लावर जो कि इसके साथ हमेशा रहता है, जैसे वो उसे देखता है तो उसे ख्याल आता है कि जैसे एलिस कह रही हो कि लिली तुम हार नहीं मान सकते। अब यहाँ पे दोनों डिफरेंट एकेडमी से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर है दोनों रोज एक दूसरे से मिल नहीं सकते। पर एलिस उसके लिए हमेशा लेटर्स लिखा करती थी और लिली इन्हें अकेले में पढ़ता था। लेकिन एक दिन इनके भाइयों को ना पता चल जाता है, वो उससे पूछने लगते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। अब फाइनली अपनी स्टडी से ब्रेक निकाल कर दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं। अब इस दौरान लिली उसके लिए ना कुछ फ्लावर्स लाया था, पर इससे पहले कि वो उसे दे पाता एलिस खुद ही उन्हें उससे छीन लेती है। उसके बाद दोनों इस पूरे टाउन को घूमते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, इवन की दोनों साथ में एक पेंटिंग भी बनवाते हैं, जो कि सच में बहुत प्यारी लग रही थी। अब लिली को भी अब उसका साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। वहीं दूसरी तरफ गाइस, एक तरफ लिली अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसका फादर उसके माँ के कातिल के तलाश में निकल पड़ा था, जहाँ उसने ऑलरेडी काफी लोगों को निपटा दिया था। और एक बंदे से पूछने लगता है कि बताओ कहाँ है वो। जिस पे जैसे लिली के फादर की शक्ल वो देखता है तो वो कहता है कि तो ये तुम हो। यहाँ पे ये सुनकर लिली का फादर उससे कहता है कि बताओ आखिर लीना कैसे मरी। अब गाइस यहाँ पे मैं बता दूं कि लिली की माँ के साथ क्या हुआ है ये उसे नहीं बताया गया। उसे बस इतना कहा गया है कि जब उसका छोटा भाई पैदा हो रहा था तभी उसकी माँ चल बसी। अब यहाँ जो लिली का फादर है वो इस बंदे को धीरे धीरे करके सताते हुए कहने लगता है कि बताओ मुंह खोलो वरना मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने में। यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि देखो मैं बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। जिस पे वो कहता है कि किसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। जो कहते हुए वो अपने तलवार को ना उसके आर पार करने की कोशिश करता है। अब यहाँ इस बंदे को बहुत दर्द हो रहा था। वो कहता है कि वो ड्यूक पैटरसन, हाँ वही पैटरसन, उसी के कहने पे। अब यहाँ पे इसका फादर शॉक्ड था और कहता है कि आखिर क्यों, उसने ऐसा क्यों किया। जिस पे वो बंदा कहने लगता है कि ये तुम कभी सोच भी नहीं सकते और ये तुम्हारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, तो बेहतर होगा कि इसका पता ना लगाओ, क्योंकि ये असल में द किंग और जो रेडियंट चर्च है इन दोनों के बीच का मामला है। दोनों इसमें इन्वॉल्व है। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस मैंने उन्हें एक बार मेंशन करते हुए सुना था कि वो लोग किसी प्योर सोल और रीइंकार्नेशन वेसल्स की बात कर रहे थे। अब देखो मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया, अब प्लीज मेरी जान छोड़ दो और मुझे जाने दो। लेकिन यहाँ वो अपनी तलवार निकालता है और इसका खेल खत्म कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है उस सच्चाई का पता लगाने। अब तभी यहाँ पे रात का वक्त हो चुका था, चारों ओर हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी और सभी लोग कैंडल लेकर यहाँ पे सीधा ग्राउंड की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान लिली और जो मिस एलिस है दोनों यहाँ पर एज अ कपल के तौर पे जा रहे थे और यहाँ लिली को इतना ज्यादा बन ठन के आता हुआ देख कर ना एलिस कहने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि आज तुम यहाँ पे आओगे और बिल्कुल प्रॉपर वे में आओगे। अब यहाँ पे लिली बताने लगता है कि आखिर मैं तैयार होके क्यों ना आता, आज यूलान फेस्टिवल है और साथ ही हमारी पहली और असली डेट भी तो है। वैसे गाइस तुम में से क्या किसी ने कभी रियल पर्सन को डेट किया है, कमेंट में बताना। जिसके बाद लिली बताने लगता है कि जाहिर है मुझे इस काम को सीरियसली लेना ही होगा। अब यहाँ पे तभी कुछ आवाजें आने लगती है, जिसके चलते सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर काफी सारे नाइट्स हमें दिखते हैं, जिन्हें देखकर लिली समझ आता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये लोग सारे के सारे असल में रेडियंट चर्च के नाइट्स है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। अभी एलिस भी बताने लगती है कि ये जो सारे के सारे तुम नाइट्स देख रहे हो ना, ये सारे के सारे रैंक 5 के ऊपर के नाइट्स है। ये सुनकर इवन की लिंडी भी शॉक्ड था। तभी वो बताने लगती है कि चलो अच्छा हुआ यहाँ पे कुछ तो ऐसा देखने को मिला जिसने कि तुम्हें तक हैरान कर दिया। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन दूर से लियान इन दोनों को साथ में देख लेती है और कहीं ना कहीं उसे ये चीज पसंद नहीं आती, तो वो यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ इनके मैजेस्टी भी आ जाते हैं और जिनके नारे चारों ओर यहाँ पे लगा रहे थे सभी लोग, जैसे कि गोल्डन लाइन भी कहा जाता है। और यहाँ हम इनके हिज मैजेस्टी यानी कि
की क्लाइडी को देख पाते हैं जो कि यहाँ पे बिल्कुल बन ठन के आता है, सबके सामने से होके सभी को यहाँ पे संबोधित भी करता है। इस दौरान यहाँ पे मिस एलिस उसे बताने लगती है कि ये देखो, ये है गोल्डन लाइन जो कि असल में हिज मैजेस्टी है और इनके भाई का नाम है ड्यूक पैटरसन। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि ड्यूक पैटरसन को यहाँ पे काफी सारे लोग गार्ड कर रहे थे, जो देखकर लिली भी सवाल करता है कि यहाँ पे जो हिज मैजेस्टी है उसे तो कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग इसे क्यों गार्ड कर रहे हैं। जिस पे वो बताने लगती है कि जो हिज मैजेस्टी है ना, वो इस फिनले किंगडम के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट है, जो कि एक रैंक 9 के एक्सपर्ट है। तो तुम खुद ही बताओ, एक रैंक 9 के एक्सपर्ट को भला कौन यहाँ पे मार सकता है। हाँ, वही बात करें ड्यूक पैटरसन की, तो वो सिर्फ रैंक 7 का वॉरियर, तो जाहिर है उसे तो यहाँ पे ज्यादा गार्ड्स की जरूरत पड़ेगी ना। अब लिली को क्या पता कि उसकी माँ के कातिल यही सामने घूम रहे हैं। तभी यहाँ लिली मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये है एक रैंक 9 का वॉरियर। तभी मिस एलिस उसका हाथ पकड़ते हुए उसे यहाँ से दूर ले जाती है। इस दौरान रास्ते में लिली का फादर, जिसने की ब्लैक रॉब पहना था, वो उसे देखकर पहचान लेता है, लेकिन फिलहाल के लिए उसे कुछ भी नहीं कहता। और इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। सो गाइस, हमने एक बिल्कुल ही फैंटास्टिक से सीरीज का आगाज किया है, जिसका लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर तुम रेनिंग इमॉर्टल के फैन हो तो ये सीरीज तुम्हें जरूर पसंद आएगी, क्योंकि ये उसी के यूनिवर्स की सीरीज है। सो पिन कमेंट या कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर तुम्हें उस सीरीज का लिंक मिल जाएगा। सो गाइस, अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।